वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जिस मुल्क में राहबर ही राहजन बन जाएं, इज्जतों के मुहाफिज ही इज्जतों को लूटने लगे, जिस मुल्क में आवाम की इज्जतें पुलिस वालों से भी महफूज ना रही, उस मुल्क की आवाम को सिर्फ और सिर्फ खुदा ही महफूज रख सकता है। पंजाब पुलिस के कारनामे ऐसे हैं कि एक से बढ़कर एक। इस पुलिस को 2 साल में तब्दीली सरकार नहीं बदल सकी, 6 आईजी तब्दील किए, लेकिन अभी तक इस पुलिस में काली भेड़ों का सफाया मुमकिन नहीं हो सका। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की बात करें तो पंजाब पुलिस को नाको चने चबा दिए उसने। ताहाल ये दरिंदा आजाद है और इस दौरान कई बार पुलिस की गैर संजीदगी के बायस ये गिरफ्तार नहीं हो सका है। मोटरवे ज्यादती केस ने पूरे मुल्क में हलचल मचाई, लेकिन गुजरांवाला में जो वाकया हुआ है इसके बाद तो शायद ही कोई लड़की हो जो पुलिस से खुद को महफूज तस्वुर कर सके। गुजरांवाला की रिहायशी एक लड़की जब पुलिस हेल्पलाइन पर हेल्प के लिए कॉल करती है तो इस लड़की को क्या पता था कि वो जिनको कॉल कर रही है वो पुलिस की वर्दी में छुपे हुए दरिंदे हैं। नाज़रीन, इस लड़की को अंदाजा नहीं था कि वो हेल्पलाइन पर जिसको कॉल के लिए मदद के लिए पुकार रही है कॉल करके, वही दरिंदे इसे भंबूर डालेंगे। मैंने 15 पे कॉल की, उधर से ना उन्होंने बोला कि मुबशर AICR है। वो घर आया, घर आने के बाद उसने बोला नहीं तो मुझे बहुत अच्छी लगी और उसने मेरे कपड़े भी उतार के उसने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद मैं थाने में जाती रही हूँ, मैंने SHO को जाके बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। शेख उमर सीधा कर देता हम DPO के पास गए तो उधर जाकर वो बच्चा ने मुझे धमकी दी थी, मैंने तुम्हें गोली मार दिया अगर मेरे खिलाफ कोई भी प्यार की। हमने इनका मौक़िफ़ ले लिया, एप्लीकेशन ले लिया और विक्टिम को हमने मेडिकल के लिए भेज दिया है। FIR हम लॉन्च कर रहे हैं और मेरिट पे इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। गुजरांवाला में ये कयामत खेज वाकया होता है और इसमें एक बार नहीं बार बार पुलिस ने बजाय मदद करने की, दाद रसी करने की बजाय पिछले 10 दिन तक एक आम शहरी खातून को न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि इसे जुबान खोलने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाती रही। ये कयामत उस दौरान होती रही जी जब मुल्क में मोटरवे पर खातून से बच्चों के सामने की गई ज्यादती पर मीडिया ही नहीं, हुकूमत और जिम्मेदार महकमे, अदलिया और मुआशरे के तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद दुहाइयां दे रहे थे, लेकिन फिर भी इन पुलिस वालों के दिल में कोई खौफ नहीं था। गुजरांवाला में पुलिस एहलकार मदद के लिए लेटेस्ट कुछ वाकयात हैं। रहीम यार खान में मुलजिम के घर में दाखिल होकर लड़की से जिनसी ज्यादती हुई जी। फाजिलपुर में 18 साल यतीम लड़की के साथ 2 अफराद ने ज्यादती की। साहुका में 16 साल लड़की से मुबैना ज्यादती होती है। बिराड़ी में 3 मुलजिमान की कमसन बच्चे से बदफेली का वाकया और पिछले 24 घंटे के वाकयात है। जहानिया में खातून से अगवा के बाद ज्यादती का वाकया। चुन्नी गोट में इमाम मस्जिद की 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती। मुल्तान में अगवा और ज्यादती के 2 वाकयात सामने आते हैं। रहीम यार खान में जजा अब्बासिया की रिहायशी 15 साल लड़की से ज्यादती का वाकया। अब मैं पूरे पढ़ भी नहीं सकती, सीरियसली एक लंबी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा लड़की मिसबा खुद मौजूद हैं जिनके साथ ये तमाम वाकया हुआ है, मैं उनसे भी बात करूंगी। इसके अलावा गुजरांवाला के ब्यूरो चीफ शफकत इमरान साहब भी जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा RPO साहब भी गुजरांवाला के हमारे साथ जो हैं वो मौजूद होंगे। उनसे भी हम पूछेंगे कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, किस तरीके से जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि ताउन जो है वो नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला और मुतासरा जो खातून है मिसबा हमारे साथ मौजूद है। मिसबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो आपके साथ हुआ मैं जितना भी अफसोस का इजहार उसके लिए कर लूं, दावा नहीं हो सकता मिसबा, एक लड़की की इज्जत जो है वो उसके लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम होती है। मिसबा, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, यकीनन जब आपने 15 के ऊपर मदद के लिए कॉल की होगी तो बड़ा भरम होगा, बड़ा एतमाद होगा कि ये वो मुहाफिज हैं जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्या हुआ आपके साथ उसके बाद?
जी, मेरा झगड़ा हुआ था मोहल्ले में और साथ वालों के साथ 9 तारीख का वाक़या है और मैंने 15 पे कॉल मिलाई कि मेरे मोहल्ले में मेरे हमसाए हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, हमारी हेल्प करें। उसके बावजूद पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। दोबारा हम सियालकोट बाईपास पे रूप आना लगता है, हम उधर चले गए थे। जाकर उनको बुलाया कि हमारी भाइयों मदद करो। हमारी उन्होंने एक न सुनी, हमें बाजू से पकड़ के उठा के भेजा गया कि हमने आपकी दरख्वास्त पे अमल किया, आपके पास पुलिस अभी आती है। उधर मौजूद हम जब घर वापिस आए के साथ वालों के आदमी काफी खड़े हुए थे, मुझे मारा पीटा और मेरे पास पुलिस नहीं पहुंची। मेरे घर वालों में मेरी बहन का बाजू टूटा, मेरे वालिद साहब को मारा गया। उसके बाद जब हम रात के 12 बज के पुलिस का इंतजार कर करके हम भूखे प्यासे बैठे, हमारी किसी ने हेल्प ना की। जब सुबह 10 तारीख हुई, मुबशर ऐसी आया वो कुआं देखने। उसने ये कहा कि आपकी फैमिली यहाँ मुकम्मल मौजूद है। अपने एक आवाज में बोला जी मौजूद है। मैं भी इनकी बेटी, ये मेरा वालिद साहब, ये मेरी वालदा, ये छोटी हमशीरा, ये मेरा भाई और बड़ा भाई घर नहीं है। वो जरा अपनी मेडिसिन लेने गया। उसने मेरे वालिद साहब को बोला मैंने आपसे सबसे अलग अलग में बात करनी है, क्या हमें बता सकते हैं ये कैसे हुआ? मेरे वालिद साहब को उसने बोला कि आप बाहर बैठे, आपसे बाद में पूछा जाएगा। मुझे आवाज दी कि भाई वो कुआं बताओ। मैं एक निशाना बन के अंदर चली गई। मुबशर अंदर से दरवाजा लॉक करके मेरे जिस्म पे हाथ लगा के मेरे कपड़े उतार के मेरे साथ ज्यादती की गई। मैंने मोहल्ले में शोर डालने की कोशिश की। मुबशर ऐसी ने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे पिस्तौल से मार डालूंगा, तेरे घर में मौजूदा पाउडर का केस डालूंगा, तेरे भाई और तेरी अम्मी को अंदर करवा दूंगा, तुझे मार डालूंगा। मैं रो रो के चिल्लाया कि मुबशर मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मेरी इज्जत पे हाथ नहीं डालो। उसने मुझे एक निशाना बन के मेरा तमाशा बनाया गया और मैं मीडिया वालों के पास चली गई रोते रोते और अली के पास गई। उनके पास जाके मैं रोई कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे थाने में कोई भी बात नहीं सुन रहा। मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हुई है। मेरी किसी की भी माँ बहन की बेटी के साथ है तब कुआं और निशाना नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं किसी की बेटी हूँ, वो सबकी बेटी है, घर पे भी बैठी है। अगर मेरे पास बैठी है वो झूठ वो सुन रही है, अपने कानों से रूह निकाल के आवाज सुने कि अपने घर को लॉक रखे कि किसी पे पुलिस वाले से या चाहे मोहल्ले वाले से कोई भी है उस पर भरोसा मत रखो। जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ और बेटियों के साथ दोबारा ऐसा कोई भी वकूआ बने, उनका निशाना बना जाए। जब मैं इंक्वायरी के लिए रावली कैंट के पास जब गई, वो मुबशर ऐसी मौजूद था वहाँ और मुझे गाड़ी से निकाला गया। उसने बोला सब इस पर तुम मेरी बात सुन सकती हो। मैंने बोला नहीं, मैं जब तक बड़े अफसर से बात नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हारी बात नहीं सुननी। उसने मेरे बाजू से पकड़ के मुझे वहाँ भी डराने की कोशिश की कि मुझे बोला कि तुम मीडिया के खिलाफ हो जाओ। मैंने मीडिया के खिलाफ बयान दे दिया। जब मैं दोबारा आई मैंने कहा मेरा काम क्या किया आप लोगों ने? मुबशर ऐसी ने बोला कि मैं तुमसे ये करवाना चाहता था कि तुम मीडिया के खिलाफ हो, मीडिया झूठी है, वो झूठे बयान लेके खर्चा देती है। लेकिन मुझे आज पता चला कि मीडिया के अलावा किसी बहन को भी अगर
जो अपना कहना मीडिया वाले से बात करें, मीडिया बहुत अच्छी है, सबसे अच्छा अली शेर भाई जिसने मेरी मदद की, मेरे घर में खाने के लिए पूछना था। जब मैं दोबारा किसी के साथ बात करने के लिए गई, मुझे वहाँ पे मल्ली शेर के बारे में झूठ बोला गया। मैंने किसी के बेटे की रोटी एक पुलिस अफसर के कहने पे खोली, क्यों इतनी बड़ी सजा से क्यों दी? जब मैं दोबारा उनके पास गई और मैंने जाके उनके पाँव पकड़े, मैंने कहा लीजिए भाई मेरी मदद करो, पुलिस मेरे घर आके और मुझे बदनाम कर रही है, मुझे निशाना बनाया गया। जब वो मेरे पास मुझे दफ्तर में बुलाया, मुझे वेलकम किया, वैसे तुम हमारी बहन हो, मैं पहले पूछा था कि तुम्हें। मिसबाह तसल्ली रखिए, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं आपकी ये कहानी सुनने के बाद कि इंसानियत इतनी नापैद कैसे हो सकती है। मैं सिर्फ यही इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, सीसीपीओ साहब और आईजी पंजाब साहब, अगर आपको इस लड़की के लहजे के अंदर वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, वो कर्ब महसूस नहीं हो रहा जिससे ये लड़की गुजर रही है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं कि एक और लड़की जो है वो खुदकुशी कर ले अपने खानदान को, अपने बाप को, अपने भाई को बेइज्जती से बचाने के लिए? तब इस मुल्क का इंसाफ जो है वो जागेगा, तब इस मुल्क में जो कानून है उसको कुछ होश आएगा। प्लीज कुछ होश के नाखून लीजिए और कुछ मदद कीजिए। किस तरीके से रुस्वा किया जा रहा है इस मुल्क में पाकिस्तान की बेटियों को, प्लीज कुछ होश के नाखून लीजिए। शफकत, बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया है। घर वाले मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी के दौरान तफ्तीश के लिए आया हुआ एक पुलिस ऑफिसर जिसको मुहाफिज कहा जाता है, मुहाफिज माना जाता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करके हम उसके पास जाते हैं। कर आजकल तो वैसे ही जो चीज है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि मोटरवे का जो वाकया होता है उसके बाद हम देखते हैं कि जब पुकारा जाता है मदद के लिए तो कोई सुनवाई नहीं होती, छोड़ दिया जाता है उसको रहमो करम पर लुटेरों के, जो कि उसकी इज्जत भी लूट के ले जाते हैं, उसका माल भी लूट कर ले जाते हैं। उसके बाद जो है वो सीसीपीओ साहब आते हैं और वो कहते हैं कि औरतों को अकेले निकलना ही नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर तफ्तीश के बहाने घर में घुसता है और वो खुद ज्यादती का निशाना बनाता है। शफकत, और अब ये जो हमारे तक इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि बाखूबी बेटी भाई को बचाने का जो सिलसिला है बड़े ऐसे तरीके से जो है वो जारी है। क्या कार्रवाई हो रही है, कैसी है पुलिस की कारकर्दगी इस वक्त? बिल्कुल आयशा, ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है और जैसे हमारी जो सहाफ़ी लाइफ है उसमें पहली दफा ऐसा देखा गया है कि कोई पुलिस अफिसर सिर्फ एक वाक़े की तहकीक करने के लिए जाए और इस तरह जो है वो उसी के घर में उस बेसहारा मजबूर लड़की को जो है वो अपनी हवस का निशाना बनाया जाए। और ये तो वाकई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस तरह के वाक़यात। जिस तरह उस बच्ची ने बताया है, जिस तरह आपने सवाल पहला उठाया है कि ये पुलिस अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए, और ये भी एक वाक़या सामने जो आ रहा है ये भी बड़ा इंतहाई दिलचस्प है कि जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस एहलकार की, थानेदार की गिरफ्तारी करने की बजाय उसको भरपूर मौका फराहम किया गया है कि वो सुबह अदालत में पहुंचे और अपनी अबूरी जमानत करवा कर ये बता सके कि जी मैं बेगुनाह हूँ या जो भी उसका इल्जाम है। पुलिस को क्या दूसरे केसेस में भी ऐसा ही करती है? अगर देखा जाए तो इतने ज्यादती के वाकयात होते हैं, मुल्जमान को पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसकी गिरफ्तारी डालने के लिए बहुत सारा वक्त रखा जाता है। इसमें तो भरपूर उसको मौका फराहम किया गया है कि वो आजादाना किस तरह अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा है और दंदनाते हुए वो चला गया है, और उसको अगले दिन मौका मिल गया वो अदालत में जाकर अपनी अबूरी जमानत करवा के। अब उसके पास 12 से 15 दिन है। 15 दिन मौका मिला नहीं इमरान, दिया गया मौका मिला नहीं, दिया गया। कोई और इसकी जगह होता शफकत इमरान साहब तो उसको ये मौका मिलता क्या? बिल्कुल नहीं ऐसा होता, क्योंकि इस तरह की तफ्तीश में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं और इतने हाईलाइट वाकयात में, जितने सेंसिटिव वाकया मोटरवे पे हुआ है, उसी रूम में अगर इसे देखा जाए तो इस दौरान इस तरह के वाकये में पुलिस को तो चाहिए था कि सबसे पहले इस की फरियाद को फौरी सुनती और फौरी इसका मुकदमा दर्ज करती। इस मुकदमे को दर्ज करवाने के हवाले से गुजरांवाला के सहाफियों ने जो किरदार अदा किया है वो मेरे ख्याल से वो काबिल सताइश है। उन्होंने भरपूर तरीके से इस खातून की आवाज को बुलंद किया, दबने नहीं दिया और ये दबाई जा रही थी कि ये आवाज पहले दिन से ही इसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। हमने ना सिर्फ आरपीओ साहब से गुजारिश की, सीपीओ साहब ने गुजारिश की और उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने एक
बोर्ड तश्कील दिया 2 एसपी साहबान पर, उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद इसका मुकदमा दर्ज किया है। अगर पहले दिन इसका मुकदमा दर्ज हो जाता, पहले दिन ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाता, तो शायद ये नौबत ना आती। जिस तरह वो बच्ची बेचारी रो रो कर चीख कर बता रही है कि उसके साथ क्या होता रहा, और उसे बाद में उसको मैनेज किया जाता रहा इस सारे वाक़े को कि इसको दबाया जाए, इसका वाक़या मुकदमा दर्ज ना किया जाए। ठीक है शफकत, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हमारे साथ ही रहेगा मिसबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे ये पता चला है कि मिसबा को ना सिर्फ इस ASI मुबशर ने ज्यादती का निशाना बनाया, बल्कि बहुत सारे और लोग भी जो है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश जो है वो करते रहे हैं। RPO साहब अभी हमारे साथ मौजूद होंगे, RPO गुजरांवाला, उनसे भी हम जानेंगे कि केस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आखिर उनकी पुलिस कर क्या रही है, अबूरी जमानत किस तरीके से हो जाती है एक ऐसे मुजरिम की, अगर कोई और होता उसकी जगह तो क्या उसके साथ भी यही सलूक जो है वो रवा रखा जाता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसमें आबाद 2.5 करोड़ शहरियों के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी सैलाब की तबाहकारियों से शहर वाले संभल नहीं पाए थे कि बिजली और गैस का बहरान अब कराची वालों के लिए एक नई आफत बन के सामने खड़ा है। कराची में शहरी के इलेक्ट्रिक से तंग आ चुके हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाखों छोटे बड़े कारोबार तबाह करके रख दिए। कराची जो कभी रोशनियों का शहर था, अब शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो अंधेरों में ना डूबता हो। आज जब निब्रा की तरफ से जब अवामी मसाइल की समाअत की गई तो अवाम का मुमकिना गम और गुस्सा सामने आया, जो काफी हद तक बनता भी था, और कराची की अवाम शहर को बिजली फराहम करने वाले वाहिद इदारे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़ी। शदीद नारेबाजी के बाद समाअत मुकम्मल तौर पर हुई बदनज़मी का शिकार। नेपरा के चेयरमैन बार बार कहते रहे कि हम सिर्फ आज कराची के अवाम के मसाइल सुनने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट अवामी मसाइल का हमेशा के लिए खात्मा चाहती है, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। लेकिन ना तो नेपरा की किसी ने सुनी और ना ही के इलेक्ट्रिक को किसी ने बख्शा। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ एज फारूक ने कहा कि ये कोई मुशायरा या सियासी जलसा नहीं है, नेपरा की अदालत है, यहाँ माहौल को बरकरार रखा जाए। कराची में अवाम इस वक्त मसाइल से इस कदर तंग है कि वो ज़हनी अज़ियत का शिकार हो चुके हैं, ज़हनी खौफ में मुब्तला हैं। ये वजह है कि अब मसाइल सुनने और सुनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आज की समाअत के दौरान ये देखा गया कि सूरत हाल मुस्तकबिल में बदतरीन शक्ल इख्तियार कर सकती है, इससे ज्यादा भी। क्या आप कराची के अवाम सड़कों पर, चौकों पर और चौराहों पर अपने हक़ का फैसला करेंगे? और क्या कराची के मसाइल पर और वसाइल पर जंग कहीं कराची के शहरियों को किसी नई आफत की तरफ न ले जाए, जो वो दिहाइयों से कभी लिसानियत की सूरत में झेलते हैं, कभी दहशतगर्दी की सूरत में झेलते हैं? इसी हवाले से तफसील से आज बात करेंगे। आज इस समाअत में मौजूद नामवर ताजर और ईवान सनत और तिजारत कराची के साबिक सदर सिराज कासिम तेली साहब, और ये साबिक सदर है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नौजवान सियासतदान हैं, माहिर कानून भी हैं और कराची के मसाइल के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सिराज कासिम तेली साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। तेली साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा जबरदस्त आज मौका था, चेयरमैन नेपरा मौजूद थे, उनके सामने मसाइल रखे जाते, सुनवाई होती, कोई हल की तरफ हम जाते, तल्ख कलामी भी होती है, बदनज़मी भी होती है, कोई बात भी नहीं हो पाती। नौबत आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितनी बातें आपने की ये हमारे जाने के बाद हुई है। हमने शुरू किया था कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, हम चैम्बर वाले सारे वहाँ थे। अच्छा। और नेपरा के चेयरमैन से हमने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उस वक्त तक कोई मसला नहीं था और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल था और है, वो आप नोट कर ले कि वो ये है कि भाई कहीं भी दुनिया में इतने बड़े शहर में बिजली की एक कंपनी सप्लाई नहीं करती और हर जगह पे एक से ज्यादा कंपनियां होती है। कंज्यूमर को उसका हक होता है कि वो जिसकी बिजली इस्तेमाल करना चाहे करे, और उसके बाद क्वालिटी की इलेक्ट्रिक बिल है। क्वालिटी के मुराद ये है कि फ्लक्चुएशन बगैर, लोड शेडिंग बगैर 24 घंटे 365 दिन बिजली बराबर मिले, प्लस सही रेट पे मिले, और कभी बारिश हो गए कभी इसमें बंद ना हो। ये दुनिया में कभी नहीं होता। आप कहीं भी चले जाए, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मुंबई, पेरिस,
आप किसी शहर में जाके ये सोच भी नहीं पाते कि यहाँ बिजली जाएगी या बंद होगी या लोड शेडिंग होगी। तो हमारा मौके बड़ा क्लियर है कि इस पे मोनोपोली का क्लॉज हटा दिया जाए, ये कंपनी काम करती रहे, दूसरी कंपनियां बहुत सारी आ जाएंगी जब क्लॉज हटेगा और कंपटीशन क्रिएट होगा। कंपटीशन जब क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली काम अच्छा होगा। और अभी तो कानूनी तौर पे भी देखें, ये प्राइवेटाइज हुआ था 2005 में और 2010 में कंपटीशन कमीशन का एक कानून आया है जिसके तहत ये मोनोपोली हो ही नहीं सकती। अच्छा। और ये कराची के मफाद में है, हमारे मुल्क के मफाद में है। और ये सारी बातें मैंने वहाँ कर दी। इसके बाद नेपरा के चेयरमैन से जवाब सवाल किए मेरे से। उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 और लोगों ने बातें की। उसके बाद पता नहीं कहीं से प्लांटेड लोग थे जो कि इलेक्ट्रिक के थे या किसके थे, पीछे उन्होंने गड़बड़ की। वो गड़बड़ की तो आधे घंटे की ब्रेक हुई और ब्रेक के बाद में वापस, यानी सरासर इस तमाम चीज में नुकसान जो है वो अवाम का ही हुआ। जिब्रान नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कराची वालों के इस दर्द से आप बाखूबी वाकिफ हैं और भी पता नहीं कौन कौन से दर्द है कराची के जिनका मदावा होने में नहीं आ रहा। मुझे ये बताइएगा, चूंकि आप कानून के भी माहिर है, मुझे बताइए कि अगर एक प्राइवेट कंपनी को काम सौंपा जाता है, हुकूमत से मुआहिदा करती है और फिर अपने अहदाफ को पूरा नहीं कर पाती है, जैसा कि के इलेक्ट्रिक का केस आपके सामने है, तो क्या क्या कहता है कानून इस हवाले से? किस तरह से जो है वो कोई रिलीफ मिल सकता है कराची के शहरियों को? देखिए, अक्सर प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जब उनके कोई इख्तियारात लिए जाते हैं या उनको दिए हुआ कोई प्रिविलेज वापस लिया जाता है, तो वो शिकायत करती हैं कि इससे पाकिस्तान के अंदर मनफी असरात फैलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और कोई प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं लगाएगी कि आपने हमसे वादा किया था, हमारा खुसूसी हक होगा, मगर फिर हमसे आप हक ले रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ एहतराम के साथ सिराज भाई से कि 2010 का जो कंपटीशन एक्ट है, जो कि इलेक्ट्रिक के आने के बाद आया, अच्छा, उससे ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट है कि आज जो हमारी हेयरिंग थी वो 1999 के रेगुलेशन के तहत हुई है। यानी कि इलेक्ट्रिक के वजूद में आने से 6 साल पहले से पाकिस्तान में जो कानून था, जिस कानून के तहत लाइसेंस दिए जाते हैं और लाइसेंस के अंदर तरामीम करने के कहते तमाम जवाब भी लिखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई सरप्राइज की बात नहीं है। उसे पता है कि नेपरा ये इख्तियार रखता है, 1999 से रखता है कि अगर कोई पावर प्रोवाइडर अपने लाइसेंस के तहत सेफ, रिलायबल और कंटिन्यूस तरीके से इफेक्टिवली बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो अपनी ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर रहा और आवाम को उसका नुकसान हो रहा है, तो लाइसेंस में तरामीम हो सकती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा, गोश्तवार करना चाहूंगा कि आज की जो हियरिंग थी, और मज़रत के साथ मैंने लिटरेरी फेस्टिवल्स के पैनल्स जो है ना वो ज्यादा अच्छे कंडक्ट होते देखे हैं। एक तरीकेकार देखें, हर बंदा इंफरादी तौर पे सारिफ है इलेक्ट्रिक का, वो इंफरादी तौर पे अपना दर्द बताना चाहता है। पब्लिक हियरिंग से मुराद ये नहीं होती कि आपने 2-3 बड़ी पार्टी के सियासी रहनुमाओं को सुन लिया। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो कि मईशत में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और वो ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, पॉलिटिकल पावर नहीं रखते, तो उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आई थी। मगर जो बाकी शहरी थे, सियासी कायदीन को छोड़ के, उनका गिला था कि हमें सुना जाए। और बात इतनी सी है भाई कि ये हियरिंग हो रही है टैक्स पेयर के मनी से, मैरियट होटल में हो रही है टैक्स पेयर के मनी से। यहाँ पे वो शहरी बैठा है जिसके घर 12 दिन बिजली नहीं थी। क्या नेपरा 12 घंटे नहीं बैठ सकती थी? सबकी बात मुकम्मल हो जाती, सुन जाती। जैसी थोड़ी गहमा गहमी हुई, बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने मौका देख के जो है वहां से एग्जिट कर लिया। हाँ, के इलेक्ट्रिक की पूरी बात सुनी गई, के इलेक्ट्रिक की मुकम्मल बात सुनी गई, उनके वकीलों को, उनके सीईओ को, उनके सीएफओ को, उनके तमाम लोगों को पूरा चीजें सुना गया। मेरे ख्याल में कराची की और बहुत सी चीजें जो आ सकती थी। और एक अहम बात, हम जब लोड शेडिंग की बात करते हैं, देखिए हम ये बात नहीं कर रहे कि घर में एसी नहीं और बिजली का कहते हैं ठंडा पानी नहीं मिलेगा। हीट वेव के दौरान 2015 में जो लोड शेडिंग थी, इंसानी जानों का नुकसान हुआ था। पिछले साल जो खंभों के अंदर हमने सेफ सप्लाई भी देखा है ना, जो इलेक्ट्रिक्यूशन हुई, जानों का नुकसान था। और इधर इस साल जो हमें 12-12 घंटे बिजली नहीं थी, यानी कि पानी के महीने बंद, यानी कि मेरा फोन चार्ज नहीं हो सकता, मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो सकता। एक जगह हम ई कॉमर्स और डिजिटल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वह हमने सबसे बड़े शहर के यूथ को बिजली से महरूम कर दिया कि अगर कुछ कमाते थे, बेचते थे, ऑनलाइन काम करते थे, तो बेरोजगार हो जाओ। अच्छा तेली साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि आप जिन हालात में ये समात हुई है, माहौल खराब हुआ, बदनज़मी हुई, एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाएं कि आवाम के हक में जो है वो फैसला आएगा भी या नहीं, और अगर नहीं आता तो फिर लाहेअमल क्या होगा? तेली साहब, देखिए बात बड़ी सिंपल है कि जो पिक्चर अभी आ रही है कि हंगामा हो गया, बिल्कुल हंगामा हुआ। हंगामा मुझे जो पता है, इसलिए मैं नहीं था, मैं चला गया तो उस वक्त हंगामा इसलिए हुआ कि कुछ पॉलिटिकल लोग आए थे और वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल बातें हुई जो के खिलाफ की या में थी या क्या था।
जाहिर है ये बात इसकी सही है कि जिनको मसले हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, सियासी लोगों को क्या सुनना। मगर जिसका हक है, जो इस कराची में बिजली इस्तेमाल करते हैं, 7 इंडस्ट्रियल जोन में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हमारा राइट था बोलना, हमने बोला और हमारे को सुना गया बराबर, इसमें कोई मसला नहीं था। के इलेक्ट्रिक को भी बाद में सुना है इन्होंने ब्रेक के बाद, उधर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं एक बात आपको कह दूं कि देखें ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, ये मोनोपोली खत्म होनी किसी भी चाहिए। कानून के तहत खत्म हो। ये ऑब्वियसली इनके एग्रीमेंट में गुंजाइश भी होगी जैसे ये बता रहे हैं, और जिस तरह भी हो ये खत्म कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्रिएट ठीक है, होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्रिएट होगा और कंपटीशन में फिर यकीनन बेहतर से बेहतर जो है वो काम करने की कोशिश की जाएगी। सिराज कासिम तेली साहब और जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म